इस लेक्चर में हम क्रिस्टल की डिटेल्स और क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज़ क्रिस्टल लैटिस। सो जब हम कोई भी क्रिस्टल उठाएं तो क्रिस्टल एक डेफिनेट शेप में हमें मिलता है। नाउ उस क्रिस्टल के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑफ क्रिस्टल मौजूद होते हैं। सो जब पूरे क्रिस्टल को हम उठाएं और इसके अंदर हमें क्रिस्टल साइड्स नज़र आएँ तो इस पूरी अरे ऑफ यानी इस पूरी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। नाउ हियर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। अब अगर हम कोई भी क्रिस्टल लैटिस उठाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस एक छोटे स्पेसिफिक यूनिट से बनती है जो 3 डायमेंशंस में रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस लैटिस की मैं बात करूं तो इस लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट है जस्ट 1 सिंगल क्यूब। अब इस सिंगल क्यूब को मैं 3 डायमेंशंस में एक दूसरे के साथ बार बार अटैच करूंगा लाइक दिस, तो हमारे पास इसी यूनिट से पूरे का पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। तो दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल यानी इसमें one of these cubes by which a whole crystal can be formed by repeating it in 3 dimensions is called unit cell. Now the next term that we have is lattice energy. Lattice energy is a term we usually refer for ionic solids. So lattice energy क्या है? Lattice energy is the amount of energy released when 1 mole of positive gaseous ion combine with 1 mole of negative gaseous ions to give us a solid crystal. तो सॉलिड क्रिस्टल बनाने के लिए जब आपके पास पॉजिटिव गैशियस आयंस और नेगेटिव गैशियस आयंस कंबाइन करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसी तरह इसको हम ऑपोजिटली डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सॉलिड क्रिस्टल लैटिस into positive gaseous and negative gaseous ions is called lattice energy. Now, in the first definition, the value of lattice energy will be positive, and in the second definition, the value of lattice energy will be positive. Now, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, the value will be same. Now the lattice energy of any substance is directly proportional to charge and inversely proportional to size. यानी आपके पास आयंस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी हाई होगी। नाउ एक आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आयन का साइज़ जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नाउ इसको हम कंपैरिजन के लिए कंपेयर करते हैं MgO और NaCl को। नाउ हम यूजुअली पॉजिटिव आयन के साइज़ को देखते हैं, तो पॉजिटिव आयन में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है और इसका साइज़ भी छोटा है, जबकि सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज है और इसका साइज़ बड़ा है। तो अब सोडियम पे चार्ज भी कम है और साइज़ भी बड़ा है, और मैग्नीशियम पे चार्ज भी ज़्यादा है, साइज़ भी छोटा है। इस वजह से मैग्नीशियम की लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होंगे, 3 लेंथ्स के और 3 एंगल्स के। तो लेंथ का फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारे पास लेंथ पैरामीटर, इसको हम कहते हैं A। सेकंड पैरामीटर हमारे पास होगा हाइट पैरामीटर, हाइट पैरामीटर को हम कहते हैं B। थर्ड पैरामीटर होगा हमारे पास विड्थ पैरामीटर, विड्थ पैरामीटर को हम कहते हैं C। तो टोटल हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं जो लेंथ्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज़ पैरामीटर A, सेकंड इज़ B एंड थर्ड इज़ C। नाउ इसी तरह 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास एंगल्स। तो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा। सो दीज एंगल्स आर अल्फ़ा एंगल्स। देन
हमारे पास नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे गैमा। सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल है, दिस इज गैमा। एंड देन कट प्लेन में जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल बीटा। सो दिस वन एंड दिस वन इज एंगल बीटा। सो अब हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं एंगल्स के। फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज गैमा। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूबिक यूनिट सेल। तो वो क्रिस्टल्स जिनका यूनिट सेल क्यूबिक होगा उसमें लेंथ के तीनों पैरामीटर्स ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी। तो क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों पैरामीटर्स लेंथ के इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल के भी तीनों पैरामीटर्स इक्वल होंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गैमा and this value will be equal to 90 degrees. So this type of unit cell will be cubic unit cell. अब cubic unit cell को हम 3 फर्दर मज़ीद यूनिट सेल्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल में हमें लैटिस पॉइंट सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पे देखने को मिलेंगे, यानी इसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे। ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक, या हम इसको डिनोट करते हैं विथ सी पी। नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ क्यूब की बॉडी के एग्जैक्ट मिड में भी आपको एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। सो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड cubic. It is denoted by BCC. Then third type of cubic unit cell में हमें lattice points मिलेंगे first of all on the each and every corner of cube. अब हर corner of cube के अलावा हर face के mid में भी एक point मिलेगा। Like इस face के mid में यहाँ पे पॉइंट होगा, अपर फेस के मिड में इधर पॉइंट होगा, लोअर फेस के मिड में इधर पॉइंट होगा, इस साइड के फेस में इधर पॉइंट होगा, फ्रंट फेस में हमारे पास मिड में यहाँ पॉइंट होगा और बैकवर्ड फेस में मिड में यहाँ पे पॉइंट होगा। सो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम डिनोट करते हैं बाय FCC. So these are 3 different types of cubic unit cells. Now next type of unit cell is tetragonal unit cell. Tetragonal unit cell में लेंथ में A और B यानी 2 of the lengths will be equal, जबकि थर्ड लेंथ इनसे लंबी या छोटी होगी। सो थर्ड लेंथ विल बी अनइक्वल टू द फर्स्ट 2 लेंथ्स। और अगर इसमें हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स तीनों इक्वल होंगे। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विच विल बी इक्वल टू गैमा, और इन तीन वैल्यू हमारे पास तीनों की होगी 90 डिग्री, यानी तीनों राइट एंगल्स होंगे। टेट्रागोनल की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं टिन का यूनिट सेल टेट्रागोनल है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज़ ऑर्थोरोम्बिक, या जिसको हम कॉमनली रोम्बिक भी कहते हैं। सो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास तीनों लेंथ्स अनइक्वल होंगी, लेकिन अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो तीनों बॉन्ड एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ ऑर्थोरोम्बिक की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स और बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स। द फोर्थ क्रिस्टल टाइप इज़ रोम्बोहेड्रल। सो यूनिट सेल की फोर्थ टाइप है रोम्बोहेड्रल। इसमें A विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू C, तो तीनों बॉन्ड लेंथ्स हमारे पास बराबर होंगी। अब बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो तीनों बॉन्ड एंगल्स भी बराबर होंगे। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गैमा, लेकिन ये अब 90 के बराबर नहीं होंगे। अब शेप क्यूबिक से चेंज होके रोम्बॉइड पे आ गई है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज़ मोनोक्लिनिक।
मोनोक्लिनिक में तीनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं होंगी, ऑल 3 बॉन्ड लेंथ्स विल बी अनइक्वल। बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा और दोनों 90 डिग्रीज होंगे। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा एंड बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्रीज। जबकि थर्ड बॉन्ड एंगल यानी गैमा विल नॉट बी इक्वल टू आइदर अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास जो गैमा बॉन्ड एंगल है ये बाकी दोनों से डिफरेंट होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा। सो लेड क्रोमेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा विल बी अनइक्वल टू बीटा विल बी अनइक्वल टू गैमा। इसमें तीनों बॉन्ड एंगल्स हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इनमें से एक भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ A विल बी अनइक्वल टू लेंथ B विल बी अनइक्वल टू लेंथ C। तो इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ्स और तीनों बॉन्ड एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये सबसे डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ यूनिट सेल है। नाउ द सेवेंथ एंड लास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में दो लेंथ्स A और B बराबर होंगी, जबकि थर्ड लेंथ हमारे पास अनइक्वल होगी। और बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। जबकि हमारे पास बॉन्ड एंगल गैमा जो है वो इनके अनइक्वल होगा और बॉन्ड एंगल गैमा की जो हमारे पास वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। नाउ द मेजर एग्जांपल्स आर जिंक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। So these were the 7 different types of unit cell that we see in different types of crystals. अब ये 7 different unit cell almost 280 different types के crystal बनाते हैं different pattern of arrangement को adopt करके। Now we see types of crystalline solids and then we will discuss them one by one. The first type of crystalline solid is ionic solid. Second type of crystalline solid is molecular solid. Then we have covalent solid and then we have metallic solid. So ये चार हमारे पास क्रिस्टल की टाइप हैं: आयनिक क्रिस्टल, molecular crystal, covalent crystal and metallic crystal. So now let's discuss them one by one. सो आयनिक क्रिस्टल वो सॉलिड क्रिस्टल है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे ऑपोजिटली, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास ये सॉलिड की फॉर्म में आएंगे। सो आयनिक क्रिस्टल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे कंटेन आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कॉमनली आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन सॉलिड्स में ये आयनिक बॉन्ड है। नाउ इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास हार्ड सॉलिड्स होंगे। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में आयंस मूव नहीं करते, इसलिए इनके अंदर मूवेबल चार्जेस नहीं हैं। सो दे आर नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दें या मेल्ट कर दें तो इस केस में आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दे आर कंडक्टर्स इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज़ मोल्टन फॉर्म एंड सेकेंड इज़ देयर एक्वस सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, चूँकि ये आयंस हैं तो ये हमारे पास यूजुअली पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑल्दो कि सारे आयनिक सॉलिड्स डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन यूजुअली हमारे पास ज़्यादातर आयनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज सॉलिड्स आर दैट दीज सॉलिड्स आर ब्रिटल।
ब्रिटल का मतलब है कि ये इजीली ब्रेक कर जाते हैं। नाउ ये क्यों ब्रेक करते हैं? तो सपोज़ कि आपने इस आयनिक सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाई, अब आपने ये फोर्स इस लेयर में लगाई, तो जब आप इस लेयर में फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा आयंस स्लाइड होंगे। आयंस जब स्लाइड होंगे थोड़ा सा, तो नेगेटिव आयन के सामने आ जाएगा और पॉजिटिव आयन के सामने आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास लाइक आयंस के ऑपोजिट आ जाएंगे, और जिस लेयर में हम फोर्स लगाएंगे उसमें लाइक चार्जेस के ऑपोजिट आने की वजह से हमारे पास दोनों लेयर्स एक दूसरे से ब्रेक कर जाएंगी, देयरफॉर ये ब्रिटल हैं। Now we see the factors that affect the shape of ionic crystal. So the first factor that affects the shape of ionic crystal is electrostatic force of attraction. Now हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। अब इन आयंस के ऊपर चार्ज और इनका साइज़ डिसाइड करता है कि कितना ये चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे और कौन सी शेप ये क्रिस्टल्स अडॉप्ट करेंगे। देन द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इज़ द रेडियस रेशो। नाउ आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को सराउंड करते हैं। यूजुअली नेगेटिव आयन का साइज़ हमारे पास ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन। अब इन दोनों आयन्स की नेचर और इनके साइज़ की रेशो डिसाइड करेगी कि हमारे पास क्रिस्टल की क्या शेप होगी। द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ द टेम्परेचर। नाउ जब हम एक सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज करते हैं तो हम उसकी हीटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अगर हम इस कूलिंग को इमीडिएटली परफॉर्म करेंगे तो इमीडिएट कूलिंग के ऊपर हमारे पास स्मॉल इरेगुलरली साइज्ड क्रिस्टल्स बनेंगे, जबकि अगर हम कूलिंग को स्लो करेंगे, आराम से क्रिस्टल को कूल होने देंगे, तो हमारे पास एक लार्ज और रेगुलरली शेप्ड क्रिस्टल फॉर्म होगा। एंड द लास्ट थिंग दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ क्रिस्टल इज़ इम्प्योरिटी। सो इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल की शेप को अफेक्ट करती हैं। लाइक आई टॉक अबाउट NaCl। NaCl का क्रिस्टल नॉर्मली क्यूबिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर NaCl में हम यूरिया इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इसका क्रिस्टल क्यूबिक से थोड़ा सा नीडल लाइक शेप अडॉप्ट कर लेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। नाउ आयनिक क्रिस्टल की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सो लेट अस स्टडी द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक नेगेटिव क्लोराइड आयन और उसके साथ पॉजिटिव सोडियम, देन नेगेटिव क्लोराइड, देन पॉजिटिव सोडियम, देन नेगेटिव क्लोराइड, देन पॉजिटिव सोडियम। तो हमें अल्टरनेट सोडियम और क्लोरीन के क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में मिलते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट सेल ऑफ दिस क्रिस्टल, सो इस क्रिस्टल का यूनिट सेल है दिस वन। This is the smallest portion of the crystal by which the whole crystal is formed. So this is the unit cell of this crystal. So इसकी यूनिट सेल की अगर हम शेप देखें तो इसका यूनिट सेल हमें कुछ यूं देखने को मिलता है। तो अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सो हमारे पास NaCl का जो यूनिट सेल है दैट विल बी सिंपल क्यूबिक इन स्ट्रक्चर। अब हम अगर इस यूनिट सेल को देखें तो इस यूनिट सेल में हमारे पास 4 सोडियम के आयंस हमें देखने को मिल रहे हैं और 4 क्लोराइड के आयंस हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर मैं इस पूरी लैटिस की बात करूं जो कि मुझे पूरी देखने को मिल रही है, तो अगर मैं लैटिस की पूरी शेप देखूं तो लैटिस ख़ुद भी एक क्यूब है। अब इस क्यूब के कॉर्नर्स पे हमारे पास चारों तरफ क्लोराइड के आयंस हैं, तो कॉर्नर पे हमें क्लोराइड के आयंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर फेस की मिड पे एक
क्लोराइड का आयन हमें देखने को मिल रहा है। सो इस होल क्रिस्टल क्यूब की कॉर्नर्स पे क्लोराइड के आयन्स हैं और हर फेस के मिड पे एक कॉर्नर का क्लोराइड का पॉइंट है। सो अगर मैं NaCl की क्रिस्टल लैटिस की शेप की बात करूं तो NaCl की जो क्रिस्टल लैटिस है दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो इसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, जबकि इसकी लैटिस जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। देन इसी तरह मैं सेंटर पे सोडियम को ले लेता हूँ, तो सोडियम का 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है। तो NaCl की क्रिस्टल में हर सोडियम का 6 क्लोराइड्स और हर क्लोराइड का 6 सोडियम्स के साथ रिलेशन है। सो हमारे पास इस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ 6, यानी हर हमारे पास सोडियम 6 क्लोराइड और हर क्लोराइड 6 सोडियम्स के साथ अटैच्ड है। नाउ इस 6 कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बॉन्डिंग में AB6 शेप में पढ़ा था कि 6 कोऑर्डिनेशन वाली शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। सो दिस कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। सो सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है जिसमें 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयंस हैं। इसकी लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और इस कोऑर्डिनेशन को हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर कोवलेंट सॉलिड्स। नाउ कोवलेंट सॉलिड्स की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डायमंड का सॉलिड जो कि हमें सामने नज़र आ रहा है। Now diamond contains of atoms of carbon joined to each other through covalent bond. So ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं these are basically atoms of carbon. Now अब हमारे पास किसी भी कोवलेंट सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये कोवलेंट बॉन्डिंग का नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है कि इट फॉर्म्स अ जाइंट स्ट्रक्चर। सो यूँ हमारे पास ये एक पूरा कोवलेंट जाइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो कोवलेंट सॉलिड्स आर बेसिकली जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स। इसमें हमारे पास एक जाइंट नेटवर्क बना हुआ है। नाउ इसके अंदर जो मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। सो देयर मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कोवलेंट बॉन्ड। नाउ चूँकि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत जाइंट नेटवर्क बना है, सो हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इस जाइंट नेटवर्क की वजह से दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड सॉलिड्स इन नेचर। नाउ इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना भी आसान नहीं है, इसलिए ये यूजुअली हमारे पास इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर। देन नेक्स्ट अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो यूजुअली कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट वन कोवलेंट सॉलिड दैट इज़ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की इस तरह की प्रॉपर्टी है कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम्स की लेयर्स मौजूद होती हैं। कार्बन के एटम्स लेयर्स की फॉर्म में हैं, जिन लेयर्स के बीच में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर, अदरवाइज कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स। सो नाउ अगर हम इन सॉलिड्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दीज आर सम ऑफ द मेजर कोवलेंट क्रिस्टल्स। अब अगर हम डायमंड की क्रिस्टल की शेप देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि डायमंड इज़ क्यूबिक क्रिस्टल इन नेचर। नाउ कोवलेंट सॉलिड्स में चूँकि कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैचमेंट है और कोवलेंट बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, सो दीज सॉलिड्स हैव डायरेक्शनल बॉन्डिंग अनलाइक आयनिक सॉलिड्स विच आर बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर नॉन डायरेक्शनल।
नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसकी कॉमन एग्जांपल है आयोडीन। अब इस सॉलिड में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इनको सॉलिड फॉर्म में जॉइन करके रखती हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। So these forces can be dipole, these forces can be hydrogen bond, and these forces can be London forces। तो मॉलिक्यूलर फोर्स में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो हमें मेन चीज़ मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। अब इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को कौन सी फोर्सेस ने जॉइन करके सॉलिड स्टेट में रखा होगा? सो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स। और ये फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं? डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। तो आयोडीन नॉन पोलर है, इसमें लंदन फोर्स होगी। इसी तरह वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस पोलर है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह कोई और पोलर सब्सटेंस सॉलिडिफाई हो जाए लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगी। Now due to these weak intermolecular forces present as the major forces that form the solid, तो हमारे पास इन सॉलिड्स के काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। नाउ इनमें जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे, और जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं लाइक आयोडीन, सो ये डिज़ोल्व होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नाउ द कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर आयोडीन सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, एसिटिक एसिड सॉलिड जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, या वाटर सॉलिड जिसको हम आइस भी कहते हैं। Now the last type of crystalline solid are metallic solids or metallic crystals। So metallic crystals में हमारे पास individual metal के atoms एक दूसरे के साथ joined होते हैं। Now इनको कौन सी force join करती है? So there are different theories about it, but the simplest theory which states, तो सिंपलेस्ट थ्योरी हमें ये कहती है कि मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली मोबाइल होते हैं, यानी हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं लास्ट शेल के साथ। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम से निकल के ये जो इधर बीच में स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम क्रेविसेस या वॉइड्स या इंस्टर्टिसेस कहते हैं। तो मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, तो ये मेटल के एटम से निकल के इधर स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। अब जब मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो एटम ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। तो अब मेटल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज़ बिटवीन पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल एंड दिस फ्रीली मूवेबल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटालिक सॉलिड में हमें प्योरली मिलेंगे मेटल के एटम्स। अब इसमें जो मेजर अट्रैक्शन है दैट इज़ electrostatic force of attraction. Now this attraction is between positive metal ion and negative C of electrons that are basically lost by the metal atoms. Now इस strong electrostatic force of attraction की वजह से metals are usually hard and they have high melting points. नाउ चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोबाइल हैं तो हमारे पास दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। Then another important characteristic of metallic solids are कि they are usually shiny in appearance। उसकी वजह यह है कि मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेबल भी होते हैं। तो जब इन पे लाइट पड़ती है तो इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट हो जाते हैं। जब ये हायर एनर्जी लेवल से वापस फ़ौरन डी एक्साइट होते हैं तो ये लाइट मेटल की सरफेस से रिलीज़ होके हमारी आइज़ में पड़ती है, जिसकी वजह से मेटल्स हमें अपीयरेंस में शाइनी नज़र आते हैं।
देन मेटल्स आर ऑल्सो malleable. Malleable का मतलब क्या है कि दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शीट्स एंड दे आर डक्टाइल एज वेल. डक्टाइल का मतलब है कि वी कैन बीट मेटालिक सॉलिड्स इनटू डिफरेंट शेप्स लाइक वायर्स. तो मेटल्स को हमारे पास डिफरेंट शेप्स में ट्रांसफॉर्म करना इसलिए आसान है कि मेटल्स के जो एटम्स हैं उन पे जब हम एक लेयर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एटम्स इस फोर्स की वजह से स्लिप होके फर्स्ट लेयर के अंदर, यानी सपोज़ यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की तो ये एटम स्लिप होके इस लेयर में फिक्स हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा. तो इसलिए मेटल हमारे पास शेप्स में बीटन किए जा सकते हैं. नाउ मेटल्स हमें दो तरह की पैकिंग में मिलते हैं. फर्स्ट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. नाउ सपोज कि दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ मेटल एटम्स. ये फर्स्ट लेयर है. अब फर्स्ट लेयर के अंदर मेरे पास दो किस्म की इंस्टर्टिसेस हैं. फर्स्ट वो इंस्टर्टिसेस जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइप इज़ दीज type of interstices. Then इसमें second type की interstices हैं this inverted interstices like this. Now अब जो हमारे पास सेकेंड टाइप की सेकेंड लेयर ऑफ मेटल एटम्स है वो या तो इन ब्लू इंस्टर्टिसेस में बैठेगी या इन येलो में बैठेगी. तो सपोज़ सेकेंड लेयर ऑफ मेटल एटम्स मेरे पास ब्लू इंस्टर्टिसेस के ऊपर सिट करती है लाइक दिस. तो यूँ सेकेंड लेयर हमारे पास बैठ गई ब्लू पे. अब जो थर्ड लेयर है वो जब ब्लू के अंदर स्पेसेस में सिट करेगी तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली येलो इंस्टर्टिसेस के ऊपर आएगी लाइक दिस, लाइक दिस. और अगर मैं फोर्थ लेयर को सेट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ लेयर डायरेक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर सेट करेगी. सो इस पैटर्न में फर्स्ट लेयर होगी, फिर सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड लेयर होगी. फिर हमारे पास जो फोर्थ लेयर के एटम्स हैं वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएंगे, देन फिफ्थ लेयर के सेकंड लेयर के ऊपर आएंगे और सिक्स्थ लेयर के आएंगे थर्ड लेयर के ऊपर. तो यूँ हमारे पास हर 3 लेयर के बाद पैटर्न रिपीट होगा ए बी सी. सो इस रिपीटेटिव पैटर्न और इस पैकिंग को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. नाउ लेट मी सपोज द नेक्स्ट केस. लास्ट केस में हमारे पास सेकेंड लेयर के एटम्स ब्लू इंस्टर्टिसेस पे बैठे थे. अब हमारे पास सेकेंड लेयर के एटम्स बैठेंगे येलो इंस्टर्टिसेस पे. सो ये हमारे पास मेटल की सेकेंड लेयर के एटम्स हैं. तो सेकेंड लेयर के एटम्स जब येलो इंस्टर्टिसेस पे बैठेंगे तो थर्ड लेयर के एटम्स सेकेंड लेयर की इंस्टर्टिसेस में बैठेंगे लाइक दिस. लाइक दिस. तो हमारे पास थर्ड लेयर के एटम्स एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएंगे. सो इस पैटर्न में हमारे पास ए बी यानी 1 2, देन हर लेयर के बाद अगेन वही लेयर रिपीट होगी. सो दिस इज़ ए बी टाइप ऑफ repetition and this pattern of repetition is called hexagonal close packing in metals. So this is all about this chapter. Thank you.